Hello, my Bindas people. How are you? Today we will be talking about a really important topic, which is molecular basis of inheritance. This topic is important and interesting as well. So let's start the video and hope you enjoy it. Intro hit kar be. Like a Hellcat. Hello friends, welcome to my channel Bindas Bio. Today we are going to study molecular basis of inheritance. तो molecular basis of inheritance का मतलब ये होता है कि आपका जो inheritance है उसका molecular basis क्या है, कि वो molecular basis उसका मतलब अंदर का जो molecular हम लोग बोलते हैं ना कि molecular science ऐसा टाइप का मतलब बिल्कुल अंदर की चीज क्या है, हम लोग सेल में क्या होता है, ये हमारा इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अगर कोई सा भी हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल की बात करें तो क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्या होता है, डीएनए होता है और हमारा आरएनए और ये सब होता है। तो ये क्या है, हमारा एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था, एफ मिशर ने किया था, जो कि 1869 में किया था। तो ये जो है हमारा साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और कुछ नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइंटिस्ट का ये नाम कि फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, इनने कौन थे, हमारे एफ मिशर थे। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इसका नाम इनने न्यूक्लिक एसिड का नाम इनने क्या दिया था, न्यूक्लिन दे दिया था। क्या दे दिया था, न्यूक्लिन। ठीक है। और इसको न्यूक्लिन क्यों दिया था, क्योंकि इनने पस सेल में फाउंड किया था। इसे पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिला था ये। तो इनने क्या रख दिया था, इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया था। अब जो टर्म है न्यूक्लिक एसिड वो किसने दिया, हमने कहा भैया इसने तो न्यूक्लिन बुलाया, तो उसने टर्म न्यूक्लिक एसिड किसने दिया, हमारा ऑल्टमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। जो डीएनए है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है, चेन है। ठीक है, चेन है। अब ये जो चेन है इसी को क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर बोल सकते हैं। पॉलीमर किसका, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये देखते हैं। अब जैसे ये चेन है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड की, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। कई सारे न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड वो कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड मतलब एक तीन अगर चीजें हम लोग ले, तीन चीजें लें, कि अगर सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस ले लें, उसको जोड़ दें पेंटोस शुगर के साथ, और उसको जोड़ दें हम लोग फॉस्फेट के साथ, तो ये आपका क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके आप बहुत सारे एक यूनिट्स एक साथ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा, और वही क्या होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। अब उसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर जो हमारा पेंटोस शुगर है उसके अंदर सेकंड कार्बन के अंदर ओ OH प्रेजेंट है, तो वो क्या है, आपका राइबोस शुगर होगी। और अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, वो आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो यही हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब यही न्यूक्लियोटाइड बहुत बार जो जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। और फिर न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है, अब हमने क्या बोला था, इस पेन को हमने क्या बोला था, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। और इसको क्या बोला था, पेंटोस शुगर। और इसको क्या बोला था, फॉस्फेट। तो ये जो अगर फॉस्फेट है इसको हम लोग इसमें से निकाल दें न्यूक्लियोटाइड में से, तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोसाइड बचा। क्या बचा, हमारा न्यूक्लियोसाइड। तो ये आपको याद करने की जरूरत है कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस आपका फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। ठीक है। तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है। तो हमारा ये हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो है हमारा न्यूक्लियोसाइड भी पड़ा होता है। तो उसके साथ हम लोग जैसे ही फॉस्फेट जुड़ते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फॉर्म में हमारा न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में भी हमारा पाया जाता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन जो बेस हमारा सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट, आप जो न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, और बोलो पेंटोस शुगर हो गया, और बोलो पेंट फॉस्फेट हो गया। तो तीनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक बार पढ़ लेते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो क्या हो सकता है, प्यूरिन हो सकता है, एक हो सकता है हमारा पायरिमिडीन। ठीक है। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन में डिफरेंस क्या है, जो प्यूरिन है ये क्या है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक क्या है, बाईसाइक्लिक
साइक्लिक है और एक क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक क्या है, बाई साइक्लिक है या फिर क्या बोल सकते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और एक क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो पायरिमिडीन क्या है, पायरिमिडीन क्या है, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और जो हमारा ये है प्यूरिन है, ये क्या है, हमारा बाईसाइक्लिक है, और पायरिमिडीन क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब ये देखते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन और प्यूरिन। तो ये हमारे जो है इसमें स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो स्ट्रक्चर में कुछ पढ़ाने वाले जैसा नहीं है, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो प्यूरिन है वो क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक है। दोनों हमारे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर, चाहे हमारा प्यूरिन हो गया चाहे हमारा पायरिमिडीन हो गया, तो जो पायरिमिडीन है हमने बोला क्या है, सिंगल साइक्लिक है, मतलब सॉरी सिंगल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन इधर और इधर होता है नाइट्रोजन। और अगर हमारा ये प्यूरिन ले लें, हमारा क्या ले लें, प्यूरिन ले लें, तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो इधर पे तो प्रेजेंट होएगा ही, एक इधर नाइट्रोजन और एक इधर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो प्यूरिन में कितने, 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और पायरिमिडीन में कितने, मतलब है रिंग, बट क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, सब पूरे कार्बन से नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, तो ये आपको स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपको याद करने होंगे, गुआनीन, साइटोसिन। ठीक है, तो प्यूरिन का हम, पायरिमिडीन और प्यूरिन का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। देखो, ये क्या है, सिंगल रिंग है। सिंगल रिंग वाले क्या होते हैं, हमारे पायरिमिडीन होते हैं। ये क्या है, हमारा पायरिमिडीन है। अगर ये पायरिमिडीन है, मतलब ये भी पायरिमिडीन है, ये भी सिंगल रिंग है, तो यूरेसिल, इसके जो मेन आपको नाम याद रखने हैं, यूरेसिल, थाइमीन, ठीक है, और साइटोसिन। ठीक है, तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है हमारे, ये जो है तीनों के तीनों क्या है, हमारे पायरिमिडीन है। ठीक है, और प्यूरिन का एग्जाम्पल अगर लिखें हम लोग, मेनली स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए। प्यूरिन मेनली आपको नाम याद होने चाहिए कि पायरिमिडीन कौन कौन है, पायरिमिडीन कौन कौन है, साथ साथ में बोलिए, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थाइमीन है। अब प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन कौन कौन है, तो हमारा एडिनिन और गुआनिन है। ठीक है, तो एडिनिन और गुआनिन क्या है, हमारे प्यूरिन्स है, और हमारा साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन क्या है, आपके पायरिमिडीन्स है। अगर अब इसको हम लोग देखें, आगे चल के देखेंगे, अगर आगे ने आगे वैसे लिखा होगा। अब पेंटोज शुगर की बात करते हैं। देखो, पेंटोज शुगर की बात करें, जो पेंटोज शुगर है उसका नाम पेंटोज क्यों है, पेंटोज जो है ये क्या है, 5 कार्बन की शुगर है। पेंटोज शुगर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये 5 कार्बन की शुगर है। 5 कार्बन की शुगर है। अब हम देखो, पेंटोज शुगर क्या है, राइबोज है, राइबोज। अब राइबोज जो है उसके सेकंड कार्बन पे अगर आप देखें, तो क्या है, सेकंड कार्बन पे ऊपर एच है और नीचे क्या है, ओ एच है। क्या है, ओ एच है। अब इसी के अंदर से हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग ओ माइनस कर दें, मतलब ऑक्सीजन को माइनस कर दें, ऑक्सीजन सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें इसके अंदर से, तो ये क्या बन जाएगी, हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी, है ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी। तो राइबोज शुगर से डीऑक्सीराइबोज शुगर हमने कैसे बनाया, जो राइबोज शुगर थी, पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर जो थी, उसके अंदर से सेकेंड कार्बन में से ओ का हम लोग ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया है। तो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर डीऑक्सी कर दिया उसको, मतलब ऑक्सीजन उसमें से निकाल दिया है, माइनस कर दिया उसमें से ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये कैसा होता है, देखिए, ये हमारा पेंटागन में होता है, पेंटागन शेप का होता है, ऐसा होता है। ऊपर क्या होता है, अगर एच ओ एच ऐसा है, देखो अगर ऐसा है तो ये क्या है, अल्फा है, अल्फा स्ट्रक्चर है, अल्फा राइबोज शुगर है। ठीक है, बट अगर हमारा ऐसा है ये, तो ये क्या है, हमारा बीटा राइबोज। ठीक है, तो अल्फा बीटा आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कार्बन पे जो अल्फा कार्बन है उस पे एच और ओ एच की क्या कर सकते हैं, जो पोजीशन है वो क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने इंटरचेंज कर दी तो वो अल्फा से बीटा हो जाएगा। अल्फा आपको याद रखना है एच और ओ एच। ठीक है, नीचे एच, ऊपर एच और नीचे क्या हो जाएगा, ओ एच, तो अल्फा कंडीशन है। तो राइबोस प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, तो सॉरी प्रेजेंट इन आरएनए।
तो हमने बोला राइबोज जो शुगर है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है। जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट इन डीएनए डीऑक्सी राइबोज और प्रेजेंट इन आरएनए। तभी जो हमारा जो ये होता है, जो डीएनए होता है, डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जो राइबोज है और डीऑक्सी राइबोज है शुगर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और ओएच अगर 1 डिग्री कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे हो रहा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो दो कंपाउंड कब एनोमर्स होते हैं, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच चेंज हो रही हो फर्स्ट कार्बन 1 डिग्री कार्बन पे, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, हमारा फॉस्फेट। नेक्स्ट हमारा फॉस्फेट है। तो हमने सबसे पहले हमारा नाइट्रोजनस बेस देख लिया। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए और क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए भैया। और दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, पेंटोज शुगर चाहिए, पेंटोज शुगर हमने देख ली। उसके बाद और क्या चाहिए, हमारा फॉस्फेट चाहिए। है, अब अभी तक हमारा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड बन चुका है, मतलब हमने न्यूक्लियोसाइड तक के एलिमेंट्स देख लिए हैं। अब हम देखते हैं फॉस्फेट शुगर। ठीक है, हम क्या देखते हैं, फॉस्फेट शुगर देखते हैं। सॉरी, फॉस्फेट शुगर बोल रहा हूँ, फॉस्फेट देखते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट जो है उसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो आपको एसिड देख के तो पता चल रहा होगा इसके पीएच क्या होगी, आपकी लो होगी। मतलब क्या है, आपका एसिडिक पीएच होगी, इसकी एसिडिक पीएच होगी। मतलब ये क्या करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट डीएनए एंड आरएनए हैव एसिडिक प्रॉपर्टी। तो मतलब फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से क्या है, हमारा जो डीएनए और आरएनए है उसकी क्या होती है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो हमारा जो फॉस्फेट है ये क्या है, हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और इसकी वजह से ही जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे जो डीएनए और आरएनए है वो नेगेटिवली चार्ज क्यों है, तो हमारा फॉस्फेट की वजह से नेगेटिवली चार्ज है। और एसिडिक एसिडिक क्यों है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, तो हमारा ये फॉस्फेट की वजह से। ये आपका इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉस्फेट का। पी बीच में है, फॉस्फोरस बीच में है, डबल बॉन्ड ओ है, ऊपर ओ एच है, लेफ्ट राइट और तीनों जगह क्या है, ओ एच ओ एच ओ एच। फॉस्फोरिक एसिड हमने देख लिया। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले देखी ये क्या है, आपकी पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर जो है ये किसके साथ अटैच होती है, राइट साइड में किसके साथ अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होती है। और लेफ्ट साइड में किसके साथ अटैच होती है, फॉस्फोरस के साथ अटैच होती है। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ किसके साथ अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस के साथ। और जो फॉस्फोरस है उसके फॉस्फोरस जो फॉस्फोरिक एसिड है वो उसके साथ कौन सा, फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे क्या आया था, फिफ्थ, 1 2 3 फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पे फिफ्थ कार्बन के साथ क्या अटैच है, फॉस्फोरस। अब जो फॉस्फोरस है, जो हमारा फॉस्फेट है, फॉस्फेट जो है हमारा, ये किससे जुड़ता है, हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। जो हमारा कार्बन है और फॉस्फोरस है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, और जो हमारा ये फॉस्फेट है, वो किससे जुड़ता है, हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, तो फिफ्थ कार्बन बॉन्ड्स विद फॉस्फेट विद द बॉन्ड नेम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और जो नाइट्रोजनस बेस है फर्स्ट कार्बन से कैसे जुड़ता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, शुगर कौन सा, फर्स्ट कार्बन की शुगर, शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। अब पायरिमिडीन जो है, पायरिमिडीन के अंदर अगर हमारा देखो, हमने बोला था जो नाइट्रोजनस बेस है वो कहता है हमारा दो प्रकार के, पायरिमिडीन और प्यूरीन। ठीक है, पायरिमिडीन और प्यूरीन। तो नाइट्रोजनस बेस जो पायरिमिडीन है वो कौन सा, उसमें नाइट्रोजन फर्स्ट जो बॉन्डिंग है उसके अंदर कौन सा नाइट्रोजन काम में आ रहा होगा, देखो, कौन सा कलर लें, ये वाला। देखिए जो पायरिमिडीन है, अगर हम लोग पायरिमिडीन की बात करें,
ये पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन ये वाला, यहां से जो पायरिमिडीन की नंबरिंग होती है 1 2 3 ऐसे करके होती है नंबरिंग, ठीक है। और प्यूरिन की जो नंबरिंग होती है नाइट्रोजन में वो अलग होती है, ठीक है। तो जो प्यूरिन की नंबरिंग होती है ये भी मैं आपको बताना भूल गया हूँ, ये मैं बताता हूँ। जो नाइट्रोजन है और प्यूरिन और पायरिमिडीन है ना, उनके अंदर नंबरिंग जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है, ठीक है। जैसे जो पायरिमिडीन है उसमें ऐसा नंबर आएगा, जो नाइट्रोजन ये वाला क्या है इस पे फर्स्ट आएगा, ठीक है। और जो प्यूरिन है उसके अंदर ये वाला नाइट्रोजन किस पे आएगा, नाइन्थ पे आएगा। तो प्यूरिन के जो नाइन्थ नाइट्रोजन है उसके साथ कौन बॉन्ड बनाता है, हमारा कार्बन, शुगर का फर्स्ट वाला कार्बन। और पायरिमिडीन के नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ कौन बनाता है, हमारा शुगर का ये, ठीक है। तो पायरिमिडीन में अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है हमारा, तो बोला फर्स्ट नंबर वाला नाइट्रोजन, मतलब फर्स्ट नंबर वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। वो हमारा बनाता है क्या, बॉन्ड, किसके साथ, फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर, ठीक है। और प्यूरिन किसके साथ बनाता है हमारा, प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नंबर 9, कौन सा नंबर, नाइट्रोजन नंबर 9। नाइट्रोजन नंबर 9 किसके साथ बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर है। अब प्यूरिन हो सकता है, पायरिमिडीन हो सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्यूरिन है वो नाइट्रोजन, प्यूरिन में नाइट्रोजन नंबर 9 कार्बन फर्स्ट बॉन्ड बनाता है। और पायरिमिडीन में N1 और C1 बॉन्ड बनता है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड का, पेंटोज शुगर प्लस हमारा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो अगर पेंटोज शुगर प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस है, तो क्या है, आपका न्यूक्लियोसाइड है। और पेंटोज शुगर प्लस हमारा पेंटोज शुगर, देखो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस आपका अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो इधर से इधर तक क्या है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और अगर हमने इधर से इधर तक बना लिया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अभी तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपकी जो एक स्ट्रैंड है डीएनए का, जो डीएनए का एक स्ट्रैंड है, अभी तक तो आपको ये पता ही होगा कि जो डीएनए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एसएस स्ट्रक्चर है। तो इसका जो एक स्ट्रैंड है वो बनता कैसे है, ये देखते हैं। देखो ये आपकी पेंटोज शुगर है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, और ये आपका क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब फॉस्फेट अगर जुड़ा हुआ है तो ये क्या है आपका, कार्बन फ्री फॉस्फेट ज्वाइंट, ठीक है। फ्री फॉस्फेट, यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन, 5 कार्बन है, उस पे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा फिफ्थ फ्री एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। फ्री एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। बाकी तो देखो सबसे पहला जो हमारा पेंटोज शुगर होगा, जो सबसे पहला हमारा पेंटोज शुगर होगा उसके अंदर तो एक जो फॉस्फेट जुड़ा रहेगा वो तो फ्री होगा ना, एक एंड तो फ्री होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इधर से चालू होना है ना, ऐसे ऐसे करके, फिर ये आपका ज्वाइंट होएगा, फिर ये आपका ज्वाइंट होएगा ऐसे। तो ये हमारा क्या है, ये स्टार्टिंग में तो बाकी सारा तो हमारा ज्वाइंट होएगा, बट फर्स्ट वाला जो फॉस्फेट है ये क्या होगा, फ्री होगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में क्या है, फ्री फॉस्फेट है, और किस कार्बन पे ज्वाइंट है, वो फिफ्थ 5 कार्बन पे हमारा क्या है, ज्वाइंट है। 5 को लगा रहा है डिफरेंशिएट करने में कि कौन सा, मतलब क्या है, 5 हमने लगा दिया, 5 भी बोल सकते हैं, फिफ्थ कार्बन पे हमारा क्या है, अटैच्ड है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 OH, ठीक है, 3 OH के साथ बॉन्ड बनाता है हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ फॉस्फेट के साथ, ठीक है। सो सेकेंड न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ फॉस्फेट के साथ, देखो 5 फॉस्फेट के साथ, देखो ये 3 है, 3 कार्बन पे क्या अटैच्ड है, OH अटैच्ड है। ये OH किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये 5 पे अटैच्ड वाले कार्बन के फॉस्फेट के साथ। तो ये फॉस्फेट किस पे अटैच्ड है, 5 OH है, 5 P है, 5 P है, और ये क्या है, 3 OH है। तो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उसके 5 P और OH, 5 मतलब 5 फॉस्फेट के साथ हमारा क्या बन रहा है, OH बॉन्ड बन रहा है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का हमारा 3 OH, 3 पे जो OH सिचुएटेड है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, देखो फॉस्फेट के साथ, जो कि जुड़ा हुआ है फिफ्थ डैश कार्बन पे हमारा जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, और उसके साथ हमारा क्या बना रहा है, 3 के साथ जुड़ा हुआ OH, ठीक है। तो समझ में आई। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है 5 P OH
थ्री डैश। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 5 डैश POH 3 डैश। तो हमारा जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये कहाँ बन रहा है हमारा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? थ्री डैश। एक और बार सुनिए, अच्छी तरीके से सुनिए ये क्या बोल रहा हूँ। 5 डैश किसके बीच में बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? थ्री डैश कार्बन पे जुड़े हुए OH केस के, जो OH है, थ्री डैश कार्बन पे जुड़े हुए OH जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? फॉस्फेट के साथ, जो कि फाइव दूसरे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 डैश कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या है हमारा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट के साथ जो बना हुआ बॉन्ड होता है ये क्या होता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये क्या है? ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो OH और जो फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो क्या है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ये क्या है आपका? 3OH, और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो जो 5 डैश कार्बन है वो इनडायरेक्टली जो 3 डैश इससे है, ये 3 डैश कार्बन से कैसे जुड़ रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3 डैश टू 5 डैश बन रहा है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फर्स्ट वाले में कैसा बन रहा है? 3 डैश टू 5 डैश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है हमारा? 3 डैश टू 5 डैश, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। ठीक है, आरएनए के अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजनस बेस, और देखो ऐसे ही हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जोड़ दिया, फिर नेक्स्ट का 3 डैश वाला 5 डैश वाले से इसके साथ बॉन्ड बना के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये 5 डैश टू 3 डैश एंड क्यों लिखा हुआ है? कि लास्ट वाले में जो अगर हमारा पूरा चेन बन गई है, उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा बचेगा उसमें 3 डैश पे OH हमारा फ्री रहेगा। फ्री, फ्री। ठीक है, फ्री हमने सबसे पहले फॉस्फेट बोला था। ठीक है, हमने फॉस्फेट बोला था फ्री। फॉस्फेट बोला था फ्री क्योंकि फर्स्ट 5 डैश वाले पे हमारा क्या है? 5 डैश कार्बन पे ज्वाइंट जो फॉस्फेट है वो फ्री है। यहाँ पे जो 3 डैश कार्बन पे ज्वाइंट OH है वो यहाँ पे फ्री है। तो एंड में क्या है हमारा? एंड में ये याद रखना है आपको, एंड में क्या है आपका? OH फ्री है। एंड में 3 डैश पे लगा हुआ OH फ्री है। और स्टार्टिंग में फ्री फॉस्फेट है हमारा किस पे? जो कि फिफ्थ फिफ्थ 5 डैश कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये आ गया। अब नाइट्रोजनस बेस पढ़ लेते हैं अलग अलग प्रकार के। नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारे कौन से हैं हमारे? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, तो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? हम लोग आरएनए में पढ़ रहे हैं। तो हमने बोला भैया थाइमिन कहाँ गया? तो भैया थाइमिन कहाँ होता है? सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, और डीएनए में यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है आपका? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो दोनों एक प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो एडिनिन में, जब एडिनिन का आपका नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ जाएगा? किसके साथ? पेंटोस शुगर के साथ जुड़ जाएगा। एडिनिन किसके साथ जुड़ जाएगा? राइबोस के साथ, राइबोस शुगर के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा? एडिनोसिन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एडिनिन प्लस आपका पेंटोस शुगर, तो क्या बन जाएगा आपका? एडिनोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडिनोसिन बन जाएगा। एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड बन जाएगा। एडिनाइलिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड को हम लोग सीन लगा देते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड बन गया। गुआनिन में आ गए तो गुआनिन में प्लस पेंटोस शुगर अगर हम लोग ने किया, पेंटोस शुगर किया तो क्या बन जाएगा? गुआनोसिन बन जाएगा। और यहाँ पे प्लस फॉस्फेट कर दिया तो क्या बन जाएगा? गुआनिलिक एसिड। ठीक है, गुआनिलिक एसिड। ठीक है, अब साइटोसिन में आ जाते हैं। अब बोले भैया सीन तो पहले से ही लगा हुआ है इधर पे, तो क्या लगा देंगे इधर पे? डाइन लगा देंगे। तो प्लस अगर हम लोग पेंटोस शुगर लिख दें इधर पे तो क्या बन जाएगा हमारा? साइटिडाइलिक एसिड। और हमारा अगर यहाँ पे आपको सॉरी साइटिडीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड साइटिडीन बन जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका प्लस फॉस्फेट साइटिडीन में तो क्या बन जाएगा हमारा? साइटिडाइलिक एसिड। ऐसे ही यूरेसिल में अगर हम लोग क्या लिख दें? हम लोग प्लस कर दें पेंटोस शुगर तो क्या बन जाएगा? यूरिडीन। और इसमें ही हमारा फॉस्फेट जोड़ दें, क्या बन जाएगा? यूरिडाइलिक एसिड। तो एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन,
और इसका न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड, गुआनिन का क्या गुआनोसिन, और गुआनाइलिक एसिड, साइटोसिन का क्या साइटिडीन, और साइटिडाइलिक एसिड, और यूरेसिल का यूरिडीन, और यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसी से हम लोग क्या बना लेते हैं, ये फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, जो फॉस्फेट है, यहां पे अगर एक जुड़ जाएगा तो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बट अब जरूरी थोड़ा ना है कि एक ही जुड़े। तो गुआनोसिन, जो गुआनोसिन है, उसके अंदर अगर हम लोग का मोनोफॉस्फेट जुड़ा तो उसे क्या बोलेंगे, जीएमपी। जो आप एटीपी वो पढ़ते हो ना, वो एडिन एडिनिन के लिए। तो अब हम लोग ये गुआनिन का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। तो गुआनोसिन जो न्यूक्लियोसाइड है, उसके अंदर अगर हमारा क्या जुड़ जाए, मोनोफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट आके जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, जीएमपी। अब हमारा अगर गुआनोसिन, जीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अगर गुआनोसिन में क्या जुड़ जाए, आके आपका आपका दो फॉस्फेट डाइफॉस्फेट जुड़ जाए, दो फॉस्फेट जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और आपका अगर तीन जुड़ जाए, हमारे तीन फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाए, तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो जीएमपी, जीडीपी और जीटीपी, ये क्या है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमारे ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। अब डीएनए पे आ जाओ भैया। डीएनए में हमारा सबसे पहले एडिनिन भी प्रेजेंट होएगा, गुआनिन भी प्रेजेंट होएगा, साइटोसिन भी प्रेजेंट होएगा। बस यूरेसिल हमारा प्रेजेंट नहीं होएगा, थाइमिन हमारा प्रेजेंट होएगा। ठीक है, तो जैसे वहां पे थाइमिन प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे हमारा क्या है, थाइमिन प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में हर जगह क्या लग जाएगा, डी ऑक्सी लग जाएगा। हर जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे डी ऑक्सी लग जाएगा। न्यूक्लियोटाइड हो चाहे न्यूक्लियोसाइड हो, हर जगह क्या लग जाएगा, डी ऑक्सी, बिकॉज राइबोस शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोस इन ऑर्डर टू मेक डीएनए। तो डीएनए के लिए अगर डीएनए बनाना है आपको, तो क्या बनना पड़ेगा आपको, डीऑक्सीराइबोस, मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर का यूज करना पड़ेगा। तो हर जगह क्या लग जाएगा, डीऑक्सी लग जाएगा। तो एडिनिन से डीऑक्सी एडिनोसिन बन गया, और डीऑक्सी एडिनोसिन से क्या बन गया, एडिनाइलिक एसिड बन गया। गुआनिन से क्या बन गया, डीऑक्सी गुआनोसिन, और फिर डीऑक्सी गुआनोसिन से डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड बन गया। साइटोसिन से क्या बन गया, डीऑक्सीसाइटिडीन, और डीऑक्सीसाइटिडीन से क्या बन गया हमारा, ये साइटिडीन अगर लग गया, न्यूक्लियोसाइड है। और अगर आपका आइलिक एसिड लग गया तो आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड हो गया हमारा। थाइमिन के अंदर डीऑक्सीथाइमिडीन हो गया, और डीऑक्सीथाइमिडीन के अंदर आपको क्या जोड़ दो, अगर फॉस्फेट जोड़ दो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब आपको वैसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पूरा होता है ये है। तो अगर हम लोग अब देखें, नेक्स्ट क्या है आपका, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वही जैसे हमने किया था, तो अगर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर एटीपी बना दे, ठीक है, एटीपी बना दे, तो डीएनए के लिए एटीपी नहीं होगा, डीऑक्सी एटीपी होएगा। ठीक है, डीऑक्सी, यहाँ पे हर जगह डीऑक्सी लग जाएगा, डीऑक्सी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके लिए देखें, अगर देखो एडिनिन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर आरएनए नॉट फॉर डीएनए। यहाँ पे अगर हम लोग आरएनए के लिए बना रहे हैं, वैसे अगर हम लोग एडिनिन डीऑक्सी के लिए बनाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। तो एटीपी कैसे बना हमें पता है ना। तो एडिनोसिन सबसे पहले जुड़ गया, डी ऑक्सी एडिसोनिन एडिनोसिन। एटीपी अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, तो क्या जुड़ेगा, डी ऑक्सी। ठीक है, डी ऑक्सी, डी ऑक्सी, ठीक है, डी ऑक्सी एडिनोसिन, और क्या, ट्राई फॉस्फेट। तीन फॉस्फेट जुड़ गया, क्या बन गया, डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपका पूरा क्या है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड तो आपको पहचान में आ गया होगा, अभी हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो 5' एंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ जो फॉस्फेट है वो फ्री है, 5' एंड बोल दिया। और यहाँ पे 3' एंड पे लगा, 3' कार्बन पे लगा हुआ OH, वो फ्री है, तो हमने 3' एंड पढ़ दिया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी। ठीक है, 5' टू 3' यहाँ पे बना हुआ है, और ये क्या हुआ है हमारा, 3' टू 5'। ठीक है,
3-5 डैश मतलब 3-N to 5 एंड है। अब ये जो है ये हमारा क्या है, फॉस्फेट है, मतलब ये सॉरी फॉस्फेट नहीं है, पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर फॉस्फेट पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा पेंटोस शुगर है। तो हमारा नाइट्रोजनस बेस के साथ ये देखो ये उल्टा जुड़ा रहता है, ये कैसे जुड़ा रहता है, उल्टा जुड़ा रहता है। यहाँ पे 3-N ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो ये होता है ना ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है, ये क्या होता है, हमारा एंटी पैरेलल होता है। डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है। एंड हमारा हमेशा कैसे, जो हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए होता है, कैसा जो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए होता है वो हमेशा कैसा होता है, 5-3 एंड होता है, 5-3 एंड। बाद में जब आप आगे आगे पढ़ोगे डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी होती है, 5-3 डैश, 5-3 डैश, नेवर 3-5 डैश। ठीक है, मतलब स्ट्रैंड लगे हैं, 3-5 डैश लगा हुआ है स्ट्रैंड, ठीक है, 5-3 डैश लगा हुआ है, ठीक है, बट मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होएगा वो कैसा होएगा, मतलब अलग डायरेक्शन में होएगा। ये आपको याद रखना है कि 5-3 डैश ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसको पढ़ा ऐसे ही जाता है। ठीक है, अब अलग अलग बेसिस के बीच में अलग अलग बॉन्ड हो सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है आपका किसका, न्यूक्लियोटाइड का हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग ने थोड़ा और अच्छी तरीके से बेसिक करके लिख दिया है इसको यहाँ पे, कि नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, अगर ये वैसे मतलब जो डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले हो तो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। फिर ये किससे जुड़ा होता है, पेंटोस शुगर के साथ। पेंटोस शुगर के साथ कौन जुड़ा होता है, फॉस्फेट 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 के साथ शुगर कैसे, फॉस्फेट के साथ कैसे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, और फॉस्फेट दूसरी शुगर के साथ ऐसे जुड़ा होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, सबको पता है। ये थर्ड ओ एच यहाँ पे एंड फ्री है, फिफ्थ एंड पे हमारा फॉस्फेट फ्री है, उल्टा लिखा होता है, दूसरा वाला स्टैंड उल्टा होता है, थर्ड एंड हमारा ऐसा होता है। ठीक है, फिर हमारा जो हमारा ये है शुगर है, ये फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये है। फिर नाइट्रोजनस बेस है, ये इसके साथ एक दूसरे के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं, और ये पूरा बन के क्या बना लेता है, बहुत सारे ऐसे बन लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, लगते जाते हैं, और क्या बन जाता है हमारा अल्टीमेटली डीएनए का फॉर्मेशन, या फिर आरएनए का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड का न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वन बेस पेयर है ये क्या है, दो न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है। ठीक है, वन बेस पेयर कंटेन्स टू न्यूक्लियोटाइड। क्या मतलब है इसका ये देखते हैं। ठीक है, ये लिखा है वन बेस पेयर कंटेन्स टू न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, वन बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस से कर लिया है, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं हम लोग। बेस पेयर में एक बेस पेयर में क्या है, आपके दो न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व हैं। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये क्या है, एक बेस पेयर है, दो नाइट्रोजन एक बेस पेयर बनाते हैं। तो दो नाइट्रोजनस बेसेस क्या बनाते हैं, एक बेस पेयर बना रहे हैं। तो एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं, ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपके, न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो प्रकार के हैं, पढ़ लिया है। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दो प्रकार के हैं ना, एनटीपी और डीएनटीपी। ठीक है, तो राइबोस शुगर जहां पे प्रेजेंट है और जहां पे डीऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, और आपका यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एनटीपी जो हमने बोल दिया इसको क्या बोल दिया, एनटीपी बोल दिया। और डी एनटीपीज कहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली डीएनए में प्रेजेंट होंगे। और बताओ यहाँ पे यूटीपी प्रेजेंट होएगा क्या, नहीं प्रेजेंट होएगा यूटीपी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा इसमें यूटीपी प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे थाइमीन वाला प्रेजेंट होएगा, टीटीपी प्रेजेंट होएगा, डीटीटीपी प्रेजेंट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, डीटीटीपी प्रेजेंट होएगा, डीयूटीपी प्रेजेंट नहीं होगा हमारा डीएनए के अंदर। हाँ, तो अब जो फुल फॉर्म है हमारा डीएनटीपी का वो क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और एनटीपी का क्या है आपका, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो बस डीएनए जहां पे आ जाएगा वहां पे डीऑक्सी घुसेड़ दो। ठीक है, तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो हमें क्या बताता है। ठीक है, तो जो हमारा ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये हमें बताता है
कि जो डीएनए है वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। और एंटी पैरेलल इसकी पोलैरिटी है, एंटी पैरेलल हमारी क्या है, पोलैरिटी है इसकी, मतलब 5-3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 3-5 मतलब 5-3 मतलब देखो यहाँ से क्या है, 5 5th एंड अगर फ्री है तो दूसरे का हमारा क्या होगा, थर्ड एंड। जैसे यहाँ पे बना हुआ है कि 3 यहाँ पे फ्री है और यहाँ पे क्या है, 5 फ्री है, यहाँ पे क्या है, 5 फ्री है और दूसरे में उस साइड क्या है, 3 फ्री है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, डबल हेलिक्स है, और क्या है साथ में, एंटी पैरेलल पोलैरिटी रखने वाला मॉलिक्यूल है। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी है, डबल स्ट्रैंडेड है, और राइट हैंडेड हेलिक्स है, मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डबल राइट हैंडेड हेलिक्स है, मतलब ये ऐसे कर्व हो रहा है, ये ऐसे कर्व नहीं हो रहा, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसे कर्व हो रहा है, ये है ना, ऐसे कर्व हो रहा है, और ये क्या है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं है, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, ये साथ साथ में दो एंटी पैरेलल जा रहे हैं, एंटी पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो दिस इज डीएनए है। तो अगर कुछ लोग ऐसे बनाते हो डीएनए को, जैसे ये, तो ये दिखने में तो ऐसे ही दिखेगा, बट ये ओरिजिनली कैसा होता है, साथ में जैसे जैसे दो सीढ़ियां एक साथ ऐसे रोल कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और बीटा डीएनए जो है ये फाउंड इन ऑल सेल, जितने भी सेल है उसमें कौन से डीएनए प्रेजेंट होता है, बी डीएनए प्रेजेंट होता है, बीटा नहीं, सॉरी, बी डीएनए जो है हमारा हर सेल में, ऑल द सेल्स में फाउंड होता है। और ये किसने बताया था, हमारा ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, ठीक है। तो बी डीएनए प्रेजेंट इन ऑल सेल विच वाज टोल्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। हॉलमार्क फीचर क्या होता है हमारा डीएनए का, कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे होती है, क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो हमने बोला था नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो जो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सामने आमने सामने होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, और ये जो हमारे डबल हेलिक्स के फीचर्स हैं ये देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देख, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का क्या मतलब, कि दो नाइट्रोजनस बेस कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के जो हैं वो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रेजेंट है, कि दो एक दूसरे से चिपकने वाली, जैसे एडिनिन और जो हमारा ये देखो जी और सी होता है, गुआनिन और साइटोसिन, तो ये हमारा किससे जुड़ता है, हमारा इससे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, जी और सी, ठीक है। और ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो ए और टी डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और जी और सी कैसे जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वापस चिपकने की क्या रखते हैं, टेंडेंसी रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। हाँ, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप देख लेते हैं। देखो ये जैसे हमारा राइट हेलिक्स स्ट्रक्चर है, राइट हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले कट हुआ, यहाँ पे ये देखो, ये जो कट हुआ, ये जो कट हुआ सबसे पहले, ये छोटा वाला कट, ये क्या है, आपका माइनर ग्रूव है। और ये वाला जो पूरे टर्न के अंदर, ये जो पूरा टर्न है इसके अंदर ये जो आया, ये क्या है, आपका मेजर ग्रूव है। ये वाला, अरे यार मिट गया, ये वाला जो टर्न, ये वाला जो आया, ये क्या है, आपका मेजर ग्रूव है, ठीक है। तो ये आपका मेजर ग्रुप है, और ऊपर वाला क्या है, आपका माइनर ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट टर्न जो है आपका, वन टर्न, सॉरी फर्स्ट टर्न बोल रहा हूँ, वन टर्न जो है उसकी, उसको क्या बोलते हैं, हमको एक टर्न हमने मार लिया, जैसे ये एक टर्न हमने मान लिया, तो ये क्या आपकी पिच है, क्या है, पिच है। और पिच को क्या बोलते हैं, पिच को बोल सकते हैं हेलिक्स की लेंथ, हेलिक्स की लेंथ बोल सकते हैं। और जो हेलिक्स की लेंथ होती है वो कैसी, कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। और इसको क्या बोल सकते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करने में मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो आ जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। और जो हमारा एक जो इसकी होती है हमारी, एक नाइट्रोजनस, दोनों मतलब एक दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है हमारा, एक फॉस्फेट से ऐसे जुड़ा हुआ, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो एक जो ऐसे ये है ना पूरा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 3.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि क्या है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर। अब हमने बोला कि एक पूरा हेलिक्स कितना है आपका, 3.4 नैनोमीटर का, या फिर 34 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम का है। और 34 एंगस्ट्रॉम का है, तो अगर 10 बेस पेयर इज इक्वल टू 20 न्यूक्लियोटाइड, अगर यहाँ पे क्या है, 10 बेस पेयर है, देखो जो 3.4 एंगस्ट्रॉम का क्या है, एक
सेगमेंट है, एक सेगमेंट है एक बेस पेयर है मतलब है। और यहाँ पे क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम का क्या है आपका, 34 एंगस्ट्रॉम का पूरा एक हेलिक्स है। तो अगर इधर से कट करके देखते हैं तो आपके पास कितने बचते हैं, 10 आपके वो बचते हैं, बेस पेयर बचते हैं, 10 बेस पेयर बचते हैं। और अगर 10 बेस पेयर बच रहे हैं मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड है, 20 न्यूक्लियोटाइड्स है। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि 1 बेस पेयर इंक्लूड्स 2 न्यूक्लियोटाइड्स, तो कितने होगा, 20 न्यूक्लियोटाइड है। और अगर एक ही हेलिक्स मतलब एक ही स्ट्रैंड स्ट्रैंड में देखते हैं तो एक ही स्ट्रैंड में कितने होंगे, वो वहां पे 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे, बट दूसरे स्ट्रैंड को मिला के 10 न्यूक्लियोटाइड बना के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पूरे हेलिक्स में कितने हैं, 10 बेस पेयर है। और एक बेस पेयर में कितने हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड है, कितने हो जाएंगे, 20 न्यूक्लियोटाइड इन वन हेलिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो हम बोलेंगे 20 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब उन न्यूक्लियोटाइड, हमने बोला था न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्यूरिन और पायरामिडीन। अब उन न्यूक्लियोटाइड, उन 20 न्यूक्लियोटाइड में जो प्यूरिन है वो कितने हैं, 10 है। और पायरामिडीन कितने हैं आपके, 10 है। ठीक है, तो प्यूरिन भी 10 है और पायरामिडीन भी कितने, 10 होंगे, 10 10 आपने दोनों में डाल दिए, तो ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो डीएनए है वो दो प्रकार का हो सकता है, लीनियर हो सकता है और कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। सर्कुलर ऐसा होता है कि भैया ये हमने ऐसे ऐसे बना दिया, होगा मतलब डबल स्टैंडर्ड ही हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो, बट ये ऐसे 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 दो बार ऐसे, डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड हो गए। ठीक है, तो सर्कुलर डीएनए कहाँ का प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में भी, प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट इसमें, और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है हमारा, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। और जो लीनियर है वो कितने हैं हमारे, लीनियर जो है हमारा वो किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसमें कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे क्या दिए गए हैं, हमारे डीएनए बताया गया है कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के डीएनए दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 क्रॉस 174 बैक्टीरियोफेज जो होता है हमारा, 5 क्रॉस 174 जो बैक्टीरियोफेज है, वो उसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो कि क्या है, सर्कुलर है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और कैसा है, सर्कुलर है। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 5386। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 5174 बैक्टीरियोफेज कंटेन 5386, कितना, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अल्फा बैक्टीरियोफेज, ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा बैक्टीरियो, सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ, लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो है हमारा, लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो है हमारा, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और क्या है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है हमारा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जिसमें कितने हैं, 4850 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर है, 4850 बेस पेयर है। ठीक है, 48502 बेस पेयर है, 48502 बेस पेयर है। लेमडा बैक्टीरियोफेज जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है और कैसा रखता है, सर्कुलर डीएनए रखता है, उसके अंदर कितने हैं आपके, 48502 बेस पेयर प्रेजेंट है। ई कोलाई के अंदर भी आपको याद होना चाहिए, ई कोलाई भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने बेस पेयर हैं आपके, 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर है, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। अब इसी से आपको न्यूक्लियोटाइड अगर निकालना हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो हम लोग कितने, मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे भैया बोल रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बताया था आपने, यहाँ पे आप किस क्या बता रहे हो, बेस पेयर बता रहे हो। अब बेस पेयर होने, जो बेस पेयर होने के लिए आपको दो हेलिक्स भी तो चाहिए होंगे ना, दो मतलब दो स्ट्रैंड भी तो चाहिए होंगे। बट यहाँ पे आपका जो 5174 बैक्टीरियोफेज है, उसके अंदर हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंड ही है। दैट इज वाई वी आर टेलिंग अबाउट 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ई कोलाई जो है उसमें क्या है, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर है। अब जो ह्यूमन है, जो कि हैप्लॉइड सेल की बात करें, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हैप्लॉइड सेल हम लोग गैमीट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, गैमीट बोल सकते हैं। ठीक है, गैमीट जो है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए लीनियर, वो क्या है, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ठीक है, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। और ह्यूमन की जो डिप्लॉइड सेल है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसके अंदर लीनियर जो होता है वो क्या है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, बेस पेयर का नंबर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। और सॉरी, डिप्लॉयड, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डायरेक्टली डबल हो गए। डिप्लॉयड क्या है हमारा, हैप्लॉइड कितना है, एन है, डिप्लॉयड कितना है, 2n है, एन से 2n हो गया, तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, डबल हो गए। तो क्या हो जाएगा, हमारे डीएनए की जो हमारा लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, और बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड तो होता ही है। तो
तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जो फॉर्मूले है वहां पे एन क्या है, एन के जहां पे एन आ जाएगा वो उसकी मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट, नंबर ऑफ शुगर या फिर फॉस्फेट, मतलब कितने शुगर है, कितने पेंटोज शुगर लगे हुए हैं, ठीक है, कितना फॉस्फेट लगा हुआ है उसमें, कितना नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, और कितना एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, वो कितना कैसे बताओगे, एन से बताओगे। एन बताओगे मतलब कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के इक्वल होएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी डीएनए में हमसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ आपके एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ फॉस्फेट है, कितने नंबर ऑफ शुगर है, तो आप कैसे बताओगे, आपका एन के इक्वल कर दोगे, जो कि क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर कैसे बताओगे, नंबर ऑफ बेस पेयर कैसे होगा, एन डिवाइड बाय टू। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइड हमने देखा था कि वन बेस पेयर इज इक्वल टू टू न्यूक्लियोटाइड, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाय टू हो जाएगा, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के इक्वल है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये कितना है, एन माइनस टू। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्री फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये कितना है, टू है, जो कि क्या है, आपका फिक्स्ड है। ठीक है, तो टू है वो कि वो क्या है, हमारा फिक्स्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो कि फ्री है। ठीक है, तो हमने बताया कि ये यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फ्री है, और सेकंड हमारा क्या है, दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पे नीचे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फ्री है। ठीक है, तो अगर ये 5 डैश एंड है तो ये 3 डैश होएगा, और ये हमारा 5 3 डैश होएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 5 डैश होएगा। है, नंबर ऑफ फ्री फॉस्फेस्टर बॉन्ड पढ़ लिया। अब देख रहे हैं लेंथ ऑफ डीएनए। जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो क्या है, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, एक मतलब लेंथ ऑफ डीएनए वो कैसी है, हम लोग देखो एक बेस पेयर की हमने देखी थी 0.34 देखी थी ना, 0.34 नैनोमीटर देखी थी, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम देखी थी। अब जितने बेस पेयर है हमारे डीएनए के अंदर, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप, और कितने आ जाएगा इसमें, जो टोटल लेंथ आई वो क्या आ जाएगी आपकी, 2.24 नैनोमीटर की, 2.24 मीटर आ जाएगा पूरा टोटल, नैनोमीटर नहीं, 2.24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 2.24 मीटर का आपका क्या होता है, डीएनए की लेंथ होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर हमने देखा था ना, देखो जैसे न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखा था हमने, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर देखा था, देखते हैं अभी। हाँ जी, इधर देखिए, नंबर ऑफ बेस पेयर हमने देखा है 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर से 0.34 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे क्या निकला है हमारा, 2.24 मीटर निकला है। कि जो हमारा मतलब उसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे वापस से, तो 2.24 मीटर लेंथ का हमारा क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, 2.24 मीटर है कि लेंथ होती है हमारी। अब बैकबोन ऑफ डीएनए किससे बनी होती है, फॉस्फेट और सल्फेट्स, शुगर से, फॉस्फेट और शुगर से बनी होती है। मतलब यहाँ पे कौन से बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्लस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग होती है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से होती है, और फिर देन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। अब डायमीटर ऑफ डीएनए ऑलवेज कांस्टेंट, जो डायमीटर ऑफ डीएनए है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। कि जो हमारा डीएनए का जो ये है डायमीटर है, वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि जो प्यूरिन्स है वो हमेशा कैसे होते हैं, पायरिमिडीन के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये देख रहे हैं, देखो ऐसे 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 करके डीएनए जो हमारे यहाँ पे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब प्यूरिन्स और जो पायरिमिडीन है उसका जो वो होता है, मतलब जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन का नंबर जो सेम होता है, जैसे जो प्यूरिन है हमारा, जो प्यूरिन है वो दो रिंग, सॉरी पायरिमिडीन जो है हमारा, वो कैसा होता है, सिंगल रिंग का होता है, और जो प्यूरिन होता है वो कैसा होता है, दो रिंग का होता है। तो टोटल कितने रिंग्स होते हैं, 3 रिंग्स। जैसे ए और टी के बीच में दो बॉन्ड होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो कितने, 3 रिंग का बना रहा है, तो 3 रिंग का उतना डायमीटर, मतलब 3 रिंग उतनी जगह लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा जी और सी, जी क्या है हमारा, प्यूरिन है, और सी क्या है, पायरिमिडीन है, तो 2 रिंग और 1 रिंग मिला के क्या बन जाएगा, 3 रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा क्या जुड़ता है, प्यूरिन जुड़ता है, दूसरा क्या जुड़ता है, पायरिमिडीन। तो एक प्यूरिन किसके साथ जुड़ता है, दूसरे पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टोटल रिंग का नंबर होता है वो कितना आता है, 3 रिंग ही आता है, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए का जो वो होता है हमारा डायमीटर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब रिवॉल्विंग लेडर लाइक स्ट्रक्चर, इसका क्या होता है, रिवॉल्विंग लेडर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारा ये मान लीजिए ये आपका क्या है, एक लेडर है, जो कि एक दूसरे के हमारे क्या है, 36 डिग्री पे है, मतलब ये एक लेडर है और ये एक लेडर है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 36 डिग्री है। और ये 36 डिग्री जो 10 बेस पे तो एक एक पिच तक हमारा क्या करता है, घूमता है, और कितना एंगल बना लेता है, एक पूरे हेलिक्स का कितना बना लेता है, 360 डिग्री बना लेता
है। क्यों? क्योंकि 36 36 एक दो बेस पेयर के बीच में जो हमारा एंगल है वो क्या है, 36 है। और कितने 10 बेस पेयर है हमारे एक हेलिक्स के अंदर, तो एक हेलिक्स के एंगल कितना है, पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, मतलब इधर से ऐसे पूरा घूम के इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए किसकी वजह से है? अब हर एक प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, या तो डबल है प्रेजेंट, या तो आपके क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा स्टेबिलिटी हमें पता है, जितने ज्यादा हमारे पास बॉन्ड होंगे उतने ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होगी। तो दो बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तीन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उससे क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और बेस पेयर स्टैकिंग प्रेजेंट है, बेस पेयर स्टैकिंग प्रेजेंट है, मतलब एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, एक के ऊपर एक हमारा एक के नीचे एक क्या है, हमारा बेस पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या आपके एडिशनल स्टेबिलिटी प्रेजेंट होती है। मेन स्टेबिलिटी किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और बेस पेयर के हमारा क्या है, एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं बेस रेशियो। जो बेस रेशियो है, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी। ठीक है, तो बस याद रखिए, ए किसके साथ कंबाइन करता है, टी के साथ, जी किसके साथ कंबाइन करता है, सी के साथ। ए प्लस टी करोगे, जी प्लस सी करोगे, डिवाइड कर दोगे एक दूसरे के साथ, तो उसका जो हमारा बेस रेशियो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल, अब सेम आएगा, वो देखते हैं क्या आएगा। यूकैरियोटिक सेल जो है वो एटी रिच होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एडिनिन और थायमिन से रिच होता है। और प्रोकैरियोटिक में जो होता है उसमें जीसी रिच होता है। जैसे अगर यूकैरियोटिक में देखें तो एटी 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 जीसी एक आध बार आ जाएगा, बट हमारा जो मेनली हमारा प्रोकैरियोटिक में वो होगा जीसी 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 एटी, थोड़ा बहुत एटी, मतलब प्रोकैरियोटिक में तो वैसे भी टी आएगा नहीं, यूरेसिल मतलब उसमें आरएनए होएगा। तो अब देखते हैं कि जीसी रिच हमारा बस ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे आपका जीसी रिच होएगा। ठीक है, और एटी रिच यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ए प्लस टी जी अपॉन जी प्लस सी करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में ग्रेटर देन वन आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, ये हमारा कम होएगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा, हमारा वन से ज्यादा आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल में वन से कम आएगा। और टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग इसका क्या होता है, हमारा कम, मतलब ये कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, जबकि टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। तो प्रोकैरियोटिक्स में जो हमारा होता है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हमारे डीएनए के अंदर प्रोकैरियोटिक्स में क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और ह्यूमन डीएनए के अंदर 1.52। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक अगर बैक्टीरिया की भी बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग डीएनए की भी बात कर रहे हैं, डीएनए की ही बात कर रहे हैं, आरएनए की बात नहीं कर रहे हैं। मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, बहुत रेयरली किसी वायरस में हो सकता है कि आरएनए। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग क्या किसका ज्यादा है, हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए का टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ज्यादा है। जब जबकि टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग क्या है आपका, यूकैरियोटिक का कम है। मतलब थर्मल स्टेबल कौन है आपका ज्यादा, प्रोकैरियोटिक का आपका डीएनए है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जीसी प्रेजेंट है। क्यों? अब जी सी के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड हमारा जल्दी टूटेगा कि डबल बॉन्ड जल्दी टूटेगा, भैया ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या है, देर में टूटेगा, और डबल बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो हमारा क्या है, थर्मली मोस्ट स्टेबल क्या है, प्रोकैरियोटिक है। डीएनए मैक्स एब्जॉर्ब कर सकता है लेमडा 260 नैनोमीटर तक की जो रेडिएशन है। ठीक है, तो अगर डीएनए को दे दिया हमने 260 के ऊपर, जैसे 262 दे दिया, तो हमने क्या कर जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे और हाई रेडिएशन पे क्या हो जाएगा, इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। और अगर आप वापस से उसको टेम्परेचर नॉर्मल कर देते हो, आपका क्या हो जाएगा, रीनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन देखें हम लोग अगर डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड का, तो सिंगल स्टैंडर्ड जो है आपका एब्जॉर्प्शन सिंगल स्टैंडर्ड ज्यादा कर सकता है, और जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है वो क्या कर सकता है, हमारा कम कर सकता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कौन, देखो एब्जॉर्ब कर सकता है 260 नैनोमीटर, पर वो उस चीज को एब्जॉर्ब ज्यादा कौन करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड में जो सरफेस एरिया है वो आपके पास ज्यादा हो जाएगा, इस साइड भी हो जाएगा, इस साइड भी हो जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इस वजह से एब्जॉर्प्शन रेट कब बढ़ जाएगा। तो अब ये लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन रेट इज हाई इन single stranded DNA and low in double stranded DNA। ठीक है, ये हो गई।
हाँ, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और डीनेचुरेशन हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये हम लोग कई बार यूज करेंगे कि अगर हम लोग को सिंगल स्ट्रैंडेड बना होगा तो हाई टेम्परेचर कर देंगे, है 90 के आसपास टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। और डीनेचुरेशन होने के बाद ये अगर हम लोग वापस से नॉर्मल टेम्परेचर कर देंगे तो रीनेचुरेशन। और यहीं पे ही हम एक और बात आपको याद दिलाते हैं कि इसकी हम लोगों ने सबसे ज्यादा एक अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारा जो मेन हमारी प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, हॉलमार्क फीचर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हॉलमार्क फीचर है इसका, कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो डीएनए में प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ही हमारा ये जो डीनेचुरेटेड हाई टेम्परेचर पे है वो रीनेचुरेशन हो पाएगा उसका। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेस एब्जॉर्ब, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मोर एब्जॉर्ब है। ठीक है, तो लेस एब्जॉर्ब करेगा वो क्या है, हाइपोक्रोमेटिन, और जो मोर एब्जॉर्ब करेगा वो क्या है, हाइपरक्रोमेटिन। ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप पता करके आ जाइए। और ये पढ़ेंगे हम लोग मेनली कि 2.24 मीटर लंबा डीएनए हम लोग कैसे इतनी छोटी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस भी बहुत छोटा है उसका, सेल भी बहुत छोटी है, उसके अंदर कैसे हम लोग 2.24 मीटर का डीएनए हम लोग कैसे फिट करते हैं, उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, सी यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड यू कैन कमेंट हाउ, मतलब आप बोल सकते हो कि कैसा आपको वीडियो लगा है, क्या इंप्रूवमेंट मुझे करने चाहिए। टिल देन, बाय। like a Hellcat.